हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का कंसेप्ट्स एंड थियरी। अभी तक हमने सारे एग्जांपल्स देखे, जो भी चीज़ था वो एग्जांपल के रिलेटेड प्रैक्टिकल जो भी कंसेप्ट्स थे वो सारे हमने देख लिए हैं। आज का जो चैप्टर है वो बेसिकली फोकस करेगा एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड 1 मार्क क्वेश्चंस, ऑल्सो फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज़्यादातर जो कंसेप्ट पूछे जाते हैं वो कंसेप्ट्स आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डेफिनेशन। हालांकि हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझा था। जस्ट टू रिवाइज द कंसेप्ट, हमने गरबा वाला कंसेप्ट देखा था, तो वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। एंड एवरेज वैल्यू इज अ सिंगल वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब कि अरिथमेटिक मीन, सो दिस इज बेसिकली एक्स बार इज अ सिंगल वैल्यू विद इन विच रेंज ऑफ डेटा। तो एवरेज वैल्यू यानी कि आपको एक वैल्यू मिलती है, बट वो वैल्यू कैसी होती है, तो रेंज ऑफ डेटा यानी कि बहुत सारा डेटा होता है। इट इज समटाइम कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो बहुत सारा डेटा है, उसके ऊपर से जब आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने देखा था कि अरिथमेटिक मीन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। और ये जो है ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन किसने दी है? क्रॉक्सटन एंड काउडन ने। ठीक है, तो याद रखना कि क्रॉक्सटन एंड काउडन ने ये डेफिनेशन दी है एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन। 2 से 3 मार्क का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देन इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू राइट दिस डेफिनेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द आंसर। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कि सेंट्रल टेंडेंसी किस पर्पस से कैलकुलेट की जाती है। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू एक्सट्रैक्ट एंड समराइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटायर डेटा। तो बहुत सारा डेटा होता है, जैसे कि आपका रिजल्ट है 12th स्टैंडर्ड का, तो उसमें गुजरात में बहुत सारे बच्चे हैं, तो इन सारे बच्चों का रिजल्ट हम लोग एक साथ नहीं देख सकते, तो उसका एक डेटा मिल जाता है कि भैया अपना जो पास रिजल्ट है वो 70% है या 45% स्टूडेंट्स पास हुए। तो इससे हमें अंदाजा आ जाता है कि इस साल का रिजल्ट कैसा रहा होगा। या तो फिर आपका जो रिजल्ट आता है उसमें भी 6-7 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अलग अलग मार्क्स दिए होते हैं, और उसका समराइज्ड फॉर्म हमें परसेंटेज में मिल जाता है, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि ओवरऑल आपने कैसा परफॉर्म किया एग्जाम में। सो पहला पर्पस ये होता है। सेकेंड इज इट फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन। तो अब सेंट्रल टेंडेंसी मिला तो किसी और डेटा के साथ उसको कंपेयर कर पाते हैं। सेम वे जब आपका रिजल्ट आता है तो आप भले करो कि ना करो, बट आपके पेरेंट्स को कंपेयर करते ही है कि भैया आपके बच्चे के कितने परसेंटेज आए, मेरे बच्चे के कितने परसेंटेज आए। या तो फिर मान लो कि गुजरात का एवरेज रिजल्ट है तो उसको कंपेयर करते हैं महाराष्ट्र के एवरेज रिजल्ट से, या तो इंडिया का जो एवरेज नेशनल इनकम है उसको कंपेयर किया जाता है पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, यूके जैसे कंट्रीज के नेशनल इनकम के साथ। तो ये सारे जो एवरेजेस फाइंड करते हैं उसका एक काम ये भी होता है, इससे हम लोग एक से ज़्यादा डेटा सेट का कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेस फॉर कंप्यूटिंग वेरियस अदर मेजर्स सच एज डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी दिखा उसके ऊपर से नेक्स्ट चैप्टर हमारे जो आने वाले हैं वो है डिस्पर्जन, और नेक्स्ट इज स्क्यूनेस, मोमेंट, कर्टोसिस। तो ये डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सारे कैलकुलेशन करने के लिए जो बेस है वो सेंट्रल टेंडेंसी होगा। सो यू नीड टू फाइंड मीन, उसके ऊपर से मीन डेविएशन फाइंड कर पाओगे, या तो फिर आपको क्वार्टाइल्स फाइंड करने पड़ेंगे Q1 एंड Q3, उसके ऊपर से क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर पाओगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी विल वर्क एज अ बेस फॉर फर्दर कैलकुलेशंस। चलिए आगे देखते हैं रिक्विजिट्स ऑफ एन आइडियल मेजर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्विजिट्स अगर 3 to 5 मार्क में थियरी अगर कुछ पूछनी है, क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो चांसेस आर वेरी हाई कि उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाए। इसके अलावा ये जो रिक्विजिट्स है उसके ऊपर से काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी बनाकर पूछे जा सकते हैं, जो आप एमसीक्यू वाले पैम्पलेट में चेक कर सकते हो। चलिए तो रिक्विजिट्स क्या क्या है वो देखते हैं। तो अच्छा, पहले रिक्विजिट्स क्या है वो समझते हैं। रिक्विजिट्स क्या होता है कि क्या रिक्वायरमेंट रहती है, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम लोग इस टाइप के मेजर को परफेक्ट सेंट्रल टेंडेंसी बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मीन है, तो क्या मीन परफेक्ट सेंट्रल टेंडेंसी है कि नहीं है, वो पता कैसे चलेगा? तो ये लिस्ट में आप चेक करोगे कि अच्छा इतने इतने पॉइंट्स मीन फुलफिल कर पाता है कि नहीं, मीडियन फुलफिल कर पाता है या नहीं, मोड फुलफिल कर पाता है या नहीं, और उसके ऊपर से आप डिसाइड करोगे कि अच्छा ये आइडियल मेजर है या नहीं है।
हालांकि फैक्ट चेक ये है कि कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी आज तक ऐसा फाइंड नहीं हुआ है, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, एसएल, परसेंटाइल, जो परफेक्ट मेजर हो, जो आइडियल मेजर हो। ये जो पॉइंट्स हम लोग देखने वाले इसमें से 1 या 2 पॉइंट किसी हर मेजर में कम पड़ते ही है। देख लेते हैं क्या है रिक्विजिट्स ऑफ आइडियल मेजर। इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड यानी कि काफ़ी अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ होना चाहिए। आपको एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए कि हर पोजीशन में ये कैलकुलेशन कैसे होगा। देयर शुड बी नो अजम्पशंस। इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। आराम से समझ में आ जाना चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे ऑब्जर्वेशन को आप कंसीडर करो। हालांकि मीडियन है या फिर क्वार्टाइल है जिसमें सारे डेटा कंसीडर नहीं होते, हम लोग सिर्फ पोजीशन ढूंढते हैं कि भैया थर्ड पोजीशन पे कौन सा डेटा है, दैट इज आवर मीडियन, या फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा डेटा है, दैट इज आवर मीडियन। फिर पहला डेटा या 10वां डेटा क्या था उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ऐसे कुछ मेजर्स है जहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशंस कवर नहीं होते हैं, जबकि मीन में कवर होते हैं, बिकॉज यू मेक द सम टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सो यू आर कंसीडरिंग ऑल द ऑब्जर्वेशंस। इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट यानी कि जैसे हमने कंबाइंड मीन फाइंड किया या कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे अगले चैप्टर में, तो ऐसा आगे भी उसका कैलकुलेशन फर्दर हम लोग लेकर जा सके, वैसा डेटा होना चाहिए। अच्छा, आपने कंबाइंड मीन का सुना, हैव यू हर्ड अबाउट कंबाइंड मीडियन? नो, आप कंबाइंड मीडियन नहीं सुनोगे, बिकॉज कंबाइंड मीडियन जो है उसको आगे फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती, उसको आगे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। सो वैसे भी कुछ मेजर्स है जिसमें फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, बट आइडियल मेजर होने के लिए उसमें फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट इज इट शुड बी अफेक्टेड एज लिटिल एज पॉसिबल बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। अगर आप सैंपल ले रहे हो और सैंपल के ऊपर से कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, फिर कल जाके सैंपल्स चेंज कर दिए, यानी कि मान लो कि आज गुजरात का डेटा हमें लेना है, गुजरात के 12th वाले बच्चों का रिजल्ट क्या है, बट फॉर मी इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द रिजल्ट्स ऑफ ऑल 5 लाख स्टूडेंट्स। मान लो कि 5 लाख या 50,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, तो ये 50,000 स्टूडेंट्स का डेटा लेकर कैलकुलेशन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो सैंपल ले लेते हैं कि बड़ौदा से 4-5 बच्चे ले लिए, सूरत से 4-5 बच्चे ले लिए, अहमदाबाद से ले लिए, राजकोट से ले लिए, तो अलग अलग सिटीज़ एंड गांव से मैंने 5-10 बच्चे लिए और उनका रिजल्ट्स इकट्ठा किया और उसके ऊपर से एवरेज फाइंड किया। सो ये जो 5-10 बच्चे मैंने लिए थे, मिलाकर टोटल जो 50 बच्चों का एक ग्रुप बनाया था, दैट वाज माय सैंपल। और सैंपल से मान लो कि मुझे जो रिजल्ट मिला है, एवरेज रिजल्ट ऑफ सैंपल इज 60%, कि भैया 60% एवरेज रिजल्ट आ रहा है बच्चों का। अब कल वापस से मैं ये सर्वे करता हूँ अलग बच्चों को लेकर, ठीक है, बड़ौदा से और 10 बच्चे मैंने लिए, पुराने वाले बच्चों का रिजल्ट हटा दिया और नए 10 बच्चों का रिजल्ट लिया। वैसे ही हर सिटी गांव में से जो मैंने बच्चे लिए थे उसमें से पुराना रिजल्ट हटा दिया और नए बच्चे लिए और उनका कैलकुलेशन किया और उसका एवरेज आया 40%। सो देयर इज अ बिग गैप बिटवीन दिस टू नंबर्स। तो इसका मतलब कि मैंने जो सैंपल लिया था वो गलत था, या तो फिर मेरा कैलकुलेशन करने का मेथड गलत है, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 60% आ रहा है तो वापस से कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो इट शुड बी 55% और इट शुड बी 65% के आसपास का रिजल्ट आ रहा है, तो ठीक है, इतना 10% का फ्लक्चुएशन इज ओके बिकॉज सैंपल चेंज हुआ है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो सैंपल्स चेंज करो, उससे अपने रिजल्ट में ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलना चाहिए, तब जाके आपका रिजल्ट जो है वो सही रिजल्ट बोला जा सकता है। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड मच बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि हमारे पास जो XI यानी कि ऑब्जर्वेशंस है वो कुछ इस तरीके से है 1 2 3 4 5। अब इसका अगर आप एवरेज फाइंड करो तो इसका एवरेज यानी कि मीन अगर फाइंड करो तो मीन मिलेगा 3। बट व्हाट इफ आई चेंज एंड अगर इसका मीडियन फाइंड करोगे तो मीडियन भी मिलेगा 3, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लास्ट वाला नंबर है 5 उसको चेंज करके मैं कर देता हूँ 15, तो 15 की वजह से मेरा मीन जो है वो चेंज हो जाएगा, 3 की जगह पे वो 7 8 के आसपास आ जाएगा। लेकिन मेरा मीडियन जो है 3 ही रहेगा बिकॉज इट इज n+1/2 TH ऑब्जर्वेशन, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन इज स्टिल द सेम।
सो एक्सट्रीम नंबर्स जो है, दिस 15 इज एक्सट्रीम नंबर, ये 15 की जगह अगर मैं 15 करोड़ भी ले लेता तो भी मेरे मीडियन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज स्टिल थर्ड ऑब्जर्वेशन विच इज 3, बट मेरे मीन में बहुत फर्क पड़ता, राइट। तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से मीन में बहुत फर्क पड़ता है, मीडियन में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और आइडियल मेजर क्या होना चाहिए, जिसमें एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मस्ट नॉट बी मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, तो उसको आइडियल मेजर बोलते हैं। तो इस कंडीशन में मीन ठीक नहीं बैठता है, जबकि मीडियन ठीक बैठ जाता है। चलिए अब हम लोग फोकस करते हैं एरिथमेटिक मीन पे। एरिथमेटिक मीन का मीनिंग पहले देख लेते हैं। सम ऑफ, अच्छा पहले सम मतलब कि समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ऑल द ऑब्जर्वेशन मतलब कि xi डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n, और यही अपना बेसिक फॉर्मूला था मीन का। सो ये मीन का जो फॉर्मूला है उसी को सेंटेंस फॉर्म में हमने समझाया है इन द मीनिंग। तो जब मीनिंग लिखना है तो यू नीड टू नो दिस सेंटेंस, ठीक है। तो इसी दैट इज योर मीनिंग। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, बिकॉज वो चीज़ हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब काफ़ी डिटेल में उसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखते हैं नोट्स कुछ अरिथमेटिक मीन के रिलेटेड। द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n+1/2। दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर MCQs काफ़ी बार आते हैं। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो जो होल नंबर्स होते हैं दीज आर नेचुरल नंबर्स। अब मान लो कि आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ, और फिर xi में आपको दिया है 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 10 तक, ठीक है। 1 से 10 नंबर दिया और बोला इसका एवरेज फाइंड करो। तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे कि इसका टोटल करेंगे, फिर सिग्मा x अपॉन n करेंगे। तो टोटल मान लो कि आया XYZ और n, तो देयर आर 10 ऑब्जर्वेशंस, तो डिवाइड बाय 10 करके कैलकुलेट करते हैं। पर इतना सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये नंबर्स जो है वो सीरीज में है, लाइन में है। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है n+1/2, विच इज योर n इज 10, हियर n इज 10, so 10 + 1/2 which is 11/2, और आपका एवरेज होगा 5.5। सो अगर 1 to 10 दिया है तो उसका एवरेज इज 5.5। मान लो कि आपको 1 to 5 ही दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, और बोला है कि इसका एवरेज फाइंड करो। तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, 5 + 1/2 विच इज 6/2 यानी कि 3। तो 1, 2, 3, 4, 5 का एवरेज जो है वो होगा 3। ये डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। वेटेड मीन मीनिंग व्हेन रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सेम। तो अगर हमारे पास एक लिस्ट है और लिस्ट में हर आइटम का वेट सेम नहीं है, तो फिर हमें हर आइटम को अलग अलग वेट देना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसका हमने फॉर्मूला देखा था x बार w, w स्टैंड्स फॉर वेट्स, सिग्मा x अपॉन सिग्मा w, ठीक है। तो सिग्मा x w अपॉन सिग्मा w, आई एम सॉरी, या सो ये फॉर्मूला हमने देखा था। तो इसी तरीके से वेटेड मीन कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसको हमने काफ़ी डिटेल में देखा हुआ है ऑलरेडी। एप्लीकेशन देख लेते हैं कहाँ पे यूज होता है। सो व्हेन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट इक्वल, तो सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज का अगर इंपॉर्टेंस सेम नहीं है, यानी कि अगर आप इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, तो उसमें गेहूं एंड मोबाइल फोन कैन नॉट बी सेम, राइट। जो राइस है और फरारी कार है, इन दोनों का वेट सेम नहीं हो सकता। राइस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन फरारी कार। एक बार अगर फरारी कार नहीं होगी तो बंदा चला लेगा, लेकिन बिना राइस के या बिना खाने के वो नहीं चला पाएगा। तो दोनों चीज़ों का वेट अलग अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें वेटेड मीन यूज करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द इंडेक्स। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस क्लासेस आर वाइडली वेराइंग, क्लासेस दिए हैं और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हर क्लास का फ्रीक्वेंसी में बहुत डिफरेंस है। कोई क्लास है जिसका फ्रीक्वेंसी 3 है तो किसी का 3000 है, किसी का है 7, तो किसी का है 7, 8, 9। तो इतना बड़ा अगर डिफरेंस है फ्रीक्वेंसीज में, देन विल यूज वेटेड मीन। व्हेन देयर इज a change either in the proportion of numerical value or in the proportion of their frequency, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है या उनके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आ रहा है, तो भी वेटेड मीन यूज होगा। एंड लास्ट इज व्हेन रेशियोज, परसेंटेजेस और रेट्स आर बीइंग एवरेज, तो रेशियो, परसेंटेज या रेट्स में से कोई चीज़ है जिसका एवरेज करना है, तो भी वेटेड मीन यूज होता है।
नेक्स्ट वी आर ऑन ज्योमेट्रिक मीन। इसके बारे में हमने बाकी सारे लेक्चर्स में बहुत कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है। मैंने सिंपली आपको बोल दिया था कि अगर इसके एग्जांपल्स सिलेबस में होंगे तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज थियरी तो आपके सिलेबस में है ही, और आज हम लोग इसकी सिर्फ थियरी डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ डेफिनेटली इट इज़ देयर इन योर सिलेबस। चलिए, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। सो ज्योमेट्रिक मीन इज nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशन। अब इसको मैं आपको सिंबॉलिकली समझाता हूँ। nth रूट यानी कि nth रूट ऑफ प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ n ऑब्जर्वेशन, यानी कि मान लो कि पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन से लेकर n ऑब्जर्वेशन तक, यानी कि 4 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, 10 ऑब्जर्वेशन दिए, जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उन सब ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करो और फिर जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे उतना रूट इसका निकालना है। दैट इज योर ज्योमेट्रिक मीन। यानी कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल्स स्टिल, इफ एग्जांपल्स आर नॉट देयर इन योर सिलेबस तो फिर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट टू क्लियर योर कंसेप्ट आई एम टेकिंग वन सिंपल एग्जांपल। सो मान लो कि हमारे पास जो xi है, यानी कि जो डेटा है, डेटा में हमें दिया गया है 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स दिए हैं और इसका बोला है कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करो। सो हाउ विल यू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन? तो वी हैव टू फाइंड फोर्थ रूट ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो जो 4 ऑब्जर्वेशन है, चारों ऑब्जर्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बेसिकली वी आर मेकिंग प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है, एंड वी हैव टू टेक nth रूट, यानी कि 4 ऑब्जर्वेशन है इसलिए हमने फोर्थ रूट लिया है, और इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर ज्योमेट्रिक मीन। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ओनली ऑन थियरी। अगर एग्जांपल्स है होमवर्क में तो उसके लिए अलग वीडियो हम लोग बना देंगे। चलिए, तो नोट्स। पहली चीज, इफ एनी वन ऑब्जर्वेशन इज 0। अब मान लो कि इसके साथ आपको पहले 0 भी दिया गया है, तो क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 0 करना पड़ेगा, एंड एनीथिंग इंटू 0 विल गिव यू 0। तो फिर ज्योमेट्रिक मीन का आंसर 0 ही आएगा। यानी कि भले 50 ऑब्जर्वेशन हो, लेकिन 50 में से अगर एक ऑब्जर्वेशन भी 0 है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन 0 ही आ जाएगा, एंड देन ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट हेल्पफुल इन दैट केस। इफ एनी वन ऑब्जर्वेशन इज नेगेटिव, अगर इसमें से मान लो कि कोई एक ऑब्जर्वेशन है जो नेगेटिव है, कि मान लो कि 2 जो है वो नेगेटिव है, द ज्योमेट्रिक मीन इज इमेजिनरी, यानी कि वो रियल ज्योमेट्रिक मीन नहीं है, वो काम का ज्योमेट्रिक मीन नहीं है, क्योंकि इससे जो आपको आंसर मिलेगा वो भी इमेजिनरी होगा। बिकॉज अगर एक नंबर नेगेटिव है तो पूरे सारे नंबर्स का कैलकुलेशन भी नेगेटिव आएगा, और जब इसका आप इवन नंबर का रूट निकालोगे, मान लो कि स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो आंसर प्लस और -3 और प्लस और -7 इस तरीके से आंसर आएगा। सो जो भी आंसर आता है उसमें से +7 है या -7 है वो भी डिसाइड नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई व्हेन ज्योमेट्रिक मीन इज नेगेटिव तो आंसर इज इमेजिनरी। दिस बोथ द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर एमसीक्यूज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इससे याद आया कि ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन का थियोरी बहुत अच्छे से पढ़ना, बिकॉज अगर इसके एग्जाम्पल्स हमारे सिलेबस में नहीं है एंड यूनिवर्सिटी वांट्स टू टेस्ट यू ऑन दिस कंसेप्ट, तो यही एक सोर्स है उनके पास जो थियरी हम लोग देख रहे हैं, तो इसके ऊपर से कम 1 या 2 एमसीक्यूज वो लोग डालेंगे ही डालेंगे। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन यूज कहाँ पे होता है। अच्छा, हमने देखा कि अगर 0 है तो काम का नहीं है, एक नंबर नेगेटिव है तो काम का नहीं है, लेकिन ओवरऑल ज्योमेट्रिक मीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रियल लाइफ और काफ़ी सारी जगह पे वो एक्चुअली यूज होता है। द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अच्छा, ये इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। व्हाट इज दिस इंडेक्स नंबर? तो उसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने शायद सुना होगा सेंसेक्स, इट्स अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेम। एक है निफ्टी विच इज NSE का है, निफ्टी 50। तो ये सारे जो इंडेक्स है, सेंसेक्स इज एन इंडेक्स, निफ्टी इज एन इंडेक्स, तो ये जो इंडेक्स कंस्ट्रक्ट होते हैं उसका जो रिटर्न कितना आया ये हमें अगर मेजर करना है तो ज्योमेट्रिक मीन हेल्प्स अस। सेकंड, इट इज यूजफुल इन दोज केसेस वेयर स्मॉलर ऑब्जर्वेशंस आर टू बी गिवन इंपॉर्टेंस। अगर छोटे ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है तो फिर ज्योमेट्रिक मीन ज़्यादा काम लगेगा हमें। It is useful in estimating average rate of growth per period.
एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ। अब इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, एंड यू हैव बीन इन्वेस्टेड इन दैट शेयर फॉर 3 इयर्स। तो 3 साल में आपको एवरेज रिटर्न कितना मिला? तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले साल में 10%, दूसरे साल में 15%, तीसरे साल में 20%, तो उसका एवरेज निकाल के 15% इज द रिटर्न। नो, इसका रिटर्न 15% नहीं बोल सकते, बिकॉज पहले साल में मान लो कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, तो दूसरे साल में जब आपको 10% रिटर्न मिला तो ये 100 रुपये का प्राइस हो गया था 110 रुपया, और 110 रुपये पे आपको 15% रिटर्न मिला था। तो जो रिटर्न है इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ डायनामिक रिटर्न। तो एवरेज रिटर्न कितना मिला, तो उस केस में हमें काम लगेगा ज्योमेट्रिक मीन। सो यू हैव टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस रिटर्न विच इज़ 10% इंटू 15% इंटू 20%, और इसी तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे एंड इट इज़ थर्ड रूट ऑफ दिस, तब जाके आपको सही से रिटर्न समझ में आएगा। ये एग्जांपल्स आप 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हो। जस्ट याद करवाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब परसेंटेज थे तो आप लिखते थे 1.10, 1.15, 1.20, और अगर परसेंटेज नहीं थे तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करते थे। पर ये सारी चीज़ों के डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाते, क्योंकि वो अभी ज़रूरी नहीं है। अगर एग्जाम्पल सिलेबस में है तो इसको ज़्यादा डिटेल में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बट दिस इज हाउ ज्योमेट्रिक मीन इज बीइंग यूज्ड। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं अपने, हार्मोनिक मीन। मीनिंग, हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल। अच्छा, इसमें 2 बार रेसिप्रोकल यूज होता है, इसके मीनिंग में ध्यान से देखना। सो पहले हम लोगों ने बोला है कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। सो बेसिकली अरिथमेटिक मीन इज x बार, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x बार। अच्छा, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? 1/सिग्मा x अपॉन n वाज द फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब आगे क्या बोलते हैं कि हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन n, और उसका रेसिप्रोकल आएगा। सो बेसिकली इस तरीके से कुछ इसका फॉर्मूला बनता है हार्मोनिक मीन का, जो अगर एग्जांपल्स आपके सिलेबस में है तभी डिस्कस करेंगे, अदरवाइज अभी इसको डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला भी आपको याद नहीं रखना है इफ एग्जांपल्स आर नॉट देयर इन योर सिलेबस। दिस वाज जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग। सो ये चीज़ याद रखो कि देयर आर 2 रेसिप्रोकल वर्ड्स इन दी मीनिंग ऑफ हार्मोनिक मीन। पहला रेसिप्रोकल है अरिथमेटिक मीन का, और ये पूरा जो कंसेप्ट है उसका एक और रेसिप्रोकल फाइंड किया जाता है, दैट इज योर हार्मोनिक मीन। नोट्स, कुछ चीज़ें हार्मोनिक मीन में भी ध्यान में रखनी है, क्या है देख लेते हैं। इफ एनी वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 0, हार्मोनिक मीन में भी अगर एक ऑब्जर्वेशन 0 है देन हार्मोनिक मीन इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज 1/0 ये वैल्यू इज नॉट वैलिड वैल्यू। यू कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग बाई 0, एंड दैट्स व्हाई जब हमें रेसिप्रोकल्स लेने हैं चीज़ों के और इसमें ये अमाउंट अगर 0 आ गई तो फिर हमारे काम का नहीं है हार्मोनिक मीन। यूजफुल इन एवरेजिंग रेट्स एंड रेशियोज व्हेन टाइम फैक्टर इज वेरिएबल एंड द एक्ट बीइंग परफॉर्म। अब ये कैसा एग्जांपल है कि मान लो कि कोई कार चल रही है, तो कार का स्पीड कितना है या स्पीड ऑफ अ व्हीकल या ऐसी कोई चीज़ है, यानी कि जहाँ पे टाइम है और एक और वेरिएबल होगा, टाइम के साथ किलोमीटर है, या पानी बह रहा है तो कितना लीटर पानी बह गया, कितने टाइम में पानी बह गया। तो इस तरीके का है। व्हेन देयर आर 2 कंपोनेंट्स, देयर आर 2 यूनिट्स, 2 यूनिट के साथ जब हमें काम करना होता है तब हार्मोनिक मीन हमें ज़्यादा काम लगता है। तो ऐसी चीज़ों में हार्मोनिक मीन काम लगता है। बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज यूजफुल इन एवरेजिंग रेट्स एंड रेशियोज। रेट्स एंड रेशियोज को एवरेज करने के लिए हार्मोनिक मीन काम लगता है। और दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है वेर टाइम फैक्टर इज अ वेरिएबल। जहाँ पे टाइम फैक्टर एक वेरिएबल होता है तो वहाँ पे हार्मोनिक मीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना। एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूजफुल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रेट्स एंड रेशियो, जो हमने ऊपर भी देखा, यहाँ पे इट इज एवरेज रेट्स एंड रेशियो, यहाँ पे काम लगता है हार्मोनिक मीन। चलिए अब जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं, एंड दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर काफ़ी साल हो गए, मतलब काफ़ी सालों से इसके ऊपर एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, तो दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरिथमेटिक मीन नॉर्मली क्या होगा कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ठीक है, इसको याद रखने के लिए मैं आपको टेक्निक देता हूँ। ABCD देखते हैं, ABCD, EFG
एच, हार्मोनिक मीन तक हम लोग पहुंच गए, मतलब ABC ये जो है AGNH आ गया। अब इसमें सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले आया A, और A सबसे बड़ा है बिकॉज ये सबसे पहले आया है। उसके बाद G आता है, इसलिए G A से छोटा है, H से बड़ा है, और H सबसे बाद में आया इसलिए H सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसी तरीके से याद रखेंगे, जो पहले आया वो सबसे बड़ा है, जो उसके बाद आया वो बीच वाला है, और जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे छोटा है। तो इसी तरीके से कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ठीक है, इसी तरीके से अपने याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ग्रेटर के साथ एक और पॉसिबल साइन हो सकता है, वो है इक्वल टू। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन भी हो सकता है, लेकिन इक्वल टू होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर आइडेंटिकल। यानी कि आपको जो एक्सरसाइज दिया है उसमें 3 3 3 3 3 इसी तरीके से सिर्फ एक ही नंबर आपको दिया है और वही नंबर रिपीट हो रहा है, तभी इसके इन तीनों के बीच में इक्वल टू का साइन हो सकता है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन का साइन ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्रिक मीन यानी कि बीच वाला जो है, ठीक है, उसका स्क्वायर करोगे तो इट इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो सबसे बड़ा इंटू सबसे छोटा विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मिडिल वाला। तो इसी तरीके से अपने याद रखेंगे। और ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर से आपको कैलकुलेटिव MCQs भी पूछ सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल आपको अरिथमेटिक मीन का वैल्यू दे दिया, हार्मोनिक मीन का वैल्यू दे दिया और पूछा है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, तो यू कैन पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। इवन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू दे दिया, अरिथमेटिक मीन का वैल्यू दे दिया एंड हार्मोनिक मीन पूछा, स्टिल यू कैन पुट दिस इंफॉर्मेशन इन दिस फॉर्मूला एंड यू कैन कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। सो दिस आर पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट देखते हैं पोजिशनल मेजर्स। पोजिशनल मेजर्स में एक है मीडियन, क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल, और इन सबको काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा है, बट एक दो पॉइंट्स है जो थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं, सिर्फ वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो मीडियन में, मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड द ग्रुप इन 2 इक्वल पार्ट। ये हमें पता था, हमने एक चॉकलेट बार का एग्जांपल दिया था जिसको चाकू से बीच में काटते थे तो 2 पार्ट हो जाते थे, और वो जो बीच वाला पोर्शन था, दैट बीच वाला पॉइंट, दैट वाज योर मीडियन। सो यू नो दिस मीनिंग। चलो, नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी MCQs काफी बार आते हैं। देयर इज ओनली वन नोट, द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। अच्छा, ये एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, इट इज इन मॉड्यूलस, यानी कि माइनस का साइन एलिमिनेट करना है। एब्सोल्यूट डेविएशन, डेविएशन मतलब कि उसका डिफरेंस यानी कि नेगेटिव साइन, इज मिनिमम इफ इट इज टेकन फ्रॉम मीडियन, यानी कि हमने अगर मीडियन से डिफरेंस लिया है तो वो किसी भी और अमाउंट के डिफरेंस से छोटा ही होगा। सो मीडियन इज ऑलवेज स्मॉलर देन एनी अदर अमाउंट। ठीक है, तो अब मान लो कि यहाँ पे मीडियन हमें मिला है 3, तो x माइनस 3 अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो उसको मल्टीप्लाई करो, नहीं दी है तो जस्ट उसका टोटल करो एंड इन मॉड्यूलस, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर यहाँ के आंसर से हमेशा छोटा होगा, चाहे फिर उसमें A में आप 2 ले लो या 4 ले लो या कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर अदर देन 3, तो ये आंसर ऑलवेज बड़ा होगा और ये आंसर ऑलवेज छोटा ही होगा। सो बेसिकली यू नीड टू रिमेंबर दैट द डिफरेंस फ्रॉम मीडियन, एब्सोल्यूट डिफरेंस फ्रॉम मीडियन इज ऑलवेज स्मॉलर देन एनी अदर डिफरेंस। सेकेंड देखते हैं, मीडियन इज द ओनली एवरेज टू बी यूज्ड व्हाइल डीलिंग विद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके ऊपर भी उल्टा करके आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दिए है, बताओ कौन सा मेजर है वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। मान लो कि आपको बोल दिया कि किसी का ब्रेन का IQ दिया है, नॉट IQ बट ब्रेन का कैपेबिलिटी दिया है, और बोलो कौन सा एवरेज ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। सो ऑलवेज अगर क्वालिटेटिव यानी कि जहाँ पे नंबर्स नहीं है, क्वालिटी की बात हो रही है, तो इट इज़ ऑलवेज मीडियन विच कैन बी यूज्ड, बट उसके अलावा और कोई मेथड यूज नहीं हो सकता। एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है मीडियन? सो व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर क्वालिटेटिव इन नेचर, जब ऑब्जर्वेशंस क्वालिटेटिव होते हैं तब ये मीडियन यूज होता है, जो हमने पहले भी देखा। एक्सट्रीम वैल्यूज आर प्रेजेंट इन द डेटा सेट, अगर डेटा सेट में एक्सट्रीम वैल्यूज है यानी कि 1 2 3 4 5000, तो 1 2 3 4 नॉर्मल है और फिर 5 की जगह 5000 दिया है, तो एक्सट्रीम वैल्यूज है, तो अगर मिड वैल्यू फाइंड करना है तो मीडियन ज़्यादा काम लगेगा।
एंड थर्ड इज अ क्विक एस्टिमेट ऑफ एन एवरेज इज डिसाइड। अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है और उसका क्विकली हमें एक एवरेज फाइंड करना है जहाँ पे कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है, तो मीडियन इज द ऑब्जर्वेशन, मीडियन इज द मेजर कि जिसको देखते ही पता चल जाए कि अच्छा ये वैल्यू बीच में है तो ये इसका मीडियन हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग पोजिशनल मेजर में देख रहे हैं क्वार्टाइल्स। सिर्फ एक ही कंडीशन है जो याद रखनी है कि Q1 इज ऑलवेज स्मॉलर देन Q2, Q2 इज ऑलवेज स्मॉलर देन Q3, या तो फिर तीनों एक साथ एक सेम हो सकते हैं, बट कभी भी Q1 Q2 या Q3 से बड़ा नहीं हो सकता। मोड यूजफुल इन फाइंडिंग द मोस्ट पॉपुलर साइज। मोड की बात करें, मोड कब यूज होगा, तो सबसे पॉपुलर साइज कौन सा है वो जानने के लिए मोड यूज होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि मान लो कि आप एक कपड़े के शॉप में गए, उसको बोलते हैं कि कौन सी साइज का शर्ट है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या डबल एक्सेल, कौन सा शर्ट है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, व्हाट इज़ योर मोड। तो वो देखेगा कि अच्छा कौन सा शर्ट है जो सबसे ज़्यादा बार बिका है, दैट इज़ दैट मोड। तो कौन सा साइज पॉपुलर है या कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, दैट इज़ योर मोड। डेटा हैविंग ओनली वन मोड, तो उसको यूनी मॉडल बोलते हैं, और हमारे सिलेबस में सिर्फ यूनी मॉडल है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी जानना पड़ेगा कि अगर दो मोड है किसी डेटा के या दो से ज़्यादा मोड्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने आज तक इसका कभी भी डिस्कशन नहीं किया है। बट यहाँ पे एक लाइन में मैं आपको समझा देता हूँ, तो आपको इतना याद रखना है कि इफ देयर आर टू मोड्स तो इट इज़ कॉल्ड बाई मॉडल। अगर दो से भी ज़्यादा मोड्स है किसी डेटा के, किसी ऑब्जर्वेशंस के, तो इट इज़ कॉल्ड मल्टी मॉडल मोड। ठीक है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, नॉट मोड, मल्टी मॉडल डेटा एंड बाई मॉडल डेटा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। चलिए, तो लास्ट में हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सबकी प्रॉपर्टीज में एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि आपको पैम्पलेट में हर मेजर की प्रॉपर्टी अलग अलग दी है और इसी तरीके से आपको याद रखनी है, बट यहाँ पे कंपैरिजन से क्या होगा कि आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो पहले बात करते हैं रिजिडली डिफाइन। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन रिजिडली डिफाइन है और कौन सा मेजर रिजिडली डिफाइन नहीं है, उसकी बात करते हैं। तो मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, मतलब बहुत अच्छे से उसको डिफाइन नहीं किया गया है, बट बाकी सारे अरिथमेटिक मीन, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन सबको काफ़ी अच्छे से रिजिडली डिफाइन किया गया है। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे हम लोग क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहे प्रॉपर्टीज में, बिकॉज दैट इज नॉट इन सिलेबस। सेकेंड इज बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज ऑफ सीरीज। तो हमारे पास अगर एक्स आई दिया गया है जिसमें जितने ऑब्जर्वेशन है वो सारे ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करके कौन सा मेजर है जो कैलकुलेशन करता है, तो मीन उसको लेकर कैलकुलेशन करता है। एंड ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आर ऑल्सो मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन, ये तीनों मीन वाली कैटेगरी में आते हैं, इसलिए काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज जो है इनकी सेम रहेगी, लेकिन मीडियन एंड मोड का थोड़ा अलग रहेगा। तो यहाँ पे मीडियन एंड मोड इसको कवर नहीं करते हैं। इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, तो कौन सा इजी टू कैलकुलेट है, तो अरिथमेटिक मीन हाँ, मीडियन हाँ बहुत कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन क्लासेस वाला जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, याद रखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। सेम इज द केस फॉर मोड ऑल्सो, एक क्लासेस वाले में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, अदरवाइज इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। बट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन विदाउट कैलकुलेटर बहुत डिफिकल्ट होता है इसको कैलकुलेट करने का, एंड दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। अमेंडेबल टू एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, यानी कि आगे फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि नहीं है, तो जो मीन कैटेगरी की चीज़ें हैं यानी कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इन तीनों में पॉसिबल है, लेकिन मीडियन एंड मोड में फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट यानी कि बेसिकली कंबाइंड वैल्यूज फाइंड करने की। सो कंबाइंड मीन पॉसिबल है, वैसे ही कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इज ऑल्सो पॉसिबल, बट कंबाइंड मीडियन, कंबाइंड मोड इज नॉट पॉसिबल। इफेक्ट ऑफ सैंपल वेरिएशंस, यानी कि सैंपल चेंज किया तो उससे फ़र्क पड़ेगा, तो नहीं, अरिथमेटिक मीन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मीडियन में थोड़ा बहुत पड़ता है, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक में थोड़ा बहुत आंसर में फ़र्क पड़ता है, मीडियन में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़, बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, यानी कि 1 2 3 4 दिया है और फिर 5000 दिया है, तो ये एक्सट्रीम वैल्यू है, तो उससे अपने मीन में फ़र्क पड़ेगा। यस, मीन में बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मीडियन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, मोड में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन भी मीन कैटेगरी वाली चीज़ें, इसलिए उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा।
मोस्ट यूजफुल कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूजफुल है, तो जनरल पर्पस के लिए अरिथमेटिक मीन यूज होता है, जबकि मीडियन जो है लिस्ट नेट डिसकम्फर्ट प्रॉब्लम, मतलब डिसकम्फर्ट प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा यूज होता है। टाइपिफाइंग सीरीज, ज्योमेट्रिक मीन इज एवरेजिंग रेट्स, एंड हार्मोनिक मीन इज फॉर एवरेजिंग रेशियोज के लिए यूज होता है। सो दैट सेट, यही था ये थियरी के रिलेटेड। तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।